प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कुछ तथ्यों पे चर्चा कर रहे थे। यह आपके एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला है। इसके पहले 14 श्रृंखलाएं हमने आपके लिए अपलोड कर दी है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक श्रृंखलाओं में 50 प्रश्न हैं और एक प्रश्न के अंतर्गत कम से कम 3 प्रश्न समाहित हैं। तो यह श्रृंखला आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग आधे घंटे के आपके समय में एक श्रृंखला आपकी कंप्लीट है। अगर आप इसका रिवीजन करके जाते हैं और एक बार पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ये व्हाट्सएप नंबर, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, पिछले वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा किया था कि पौधे के जो भाग होते हैं इनके बारे में। पौधे में 3 भाग होते हैं। मैं एक बार पिछले क्लास के बारे में बता दें कहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो हमने आपसे बताया था कि पौधे के 2 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं कायिक भाग और एक को कहते हैं लैंगिक भाग। जो कायिक भाग था उसमें जड़, तना, पत्ती थे और जो लैंगिक भाग था उसमें पुष्प थे। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जब तक आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, पुष्प का एक ही मतलब होता है, पौधे का जनन अंग। लेकिन जब आप साहित्य में पुष्प पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हैं और अलग अलग जगह उस पुष्प, सुमन, प्रसून जो भी उसके पर्यायवाची होते हैं उसके अपने महत्व होते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि पौधे के जो पुष्प होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक को हम लोग दल कहते थे, फिर हमने दूसरा भाग आपसे बताया था। एक ही बार में मैं सारी बातें पीछे की बता देता हूँ, आगे क्या पढ़ना ये भी आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेंगे कि इसमें जो नई टर्म, नई चीज़ें आएंगी उनको भी पढ़ेंगे। तो 1 मिनट आप पूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, दोनों हैं जो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि जो सबसे नीचे होता है उसे बाह्य दल कहते हैं, मोस्टली हरे रंग का होता है। उसके बाद दल होते हैं जो सेंटेड होते हैं और इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना। और तीसरा भाग था वो नर भाग था और एक चौथा भाग था जिसे मादा भाग कहते थे। नर भाग 2 तत्वों से मिलकर बना था, परागकण जो उसका फिलामेंट था यानी तंतु था और परागकोश था। और जो मादा भाग है वो 3 भागों से मिलकर के बनता है जिसका नाम था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर उसके बाद हमने आपके साथ चर्चा किया था लघु बीजाणु जनन यानी पराग कण का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में। और फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि जो आपका दूसरा हिस्सा है, क्या नाम है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, दीर्घ बीजाणु जनन, उसके बारे में भी चर्चा किया था। हमने वहाँ नवासिन के 2 फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी 2 जो आपका 2 फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में, 2 निषेचन के बारे में भी हम आपको बताए थे कि कैसे एग सेल से जाकर के परागकण का पहला मिल जाता है और कैसे जाकर के दूसरा कण जो परागकण के अंदर पॉलन ट्यूब में जाता है वो कैसे जाकर के अंडकोश ध्रुवी को न्यूक्लियाई से मिलकर के ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी भ्रूणपोष का निर्माण कैसे करता है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर दिया था। हमने थोड़ी सी असंगजनता पे और बहुभ्रूणता पे भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। अब इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे भी हैं और लगभग इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं आपके सामने। तो एक नज़र डालते हैं और चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पॉलिनेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परागकण कह रहा, परागकण जो क्या लघु बीजाणु जनन में बना था, नर भाग है। स्टिग्मा ए फीमेल पार्ट है। जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, तो ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। पर अंकुरण इन विट्रो अंकुरण कहलाता है। कह रहा है जब इसके ऊपर ही अंकुरित होता है तो उसे इन विट्रो अंकुरण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा को ही वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी पे। वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर परागकण शीघ्रता से जल को अवशोषित करता है। जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वहां से जल को अवशोषित करता है। कारण यह है कि पॉलिनेशन के समय जो परागकण होते हैं इसमें जल की मात्रा कम होती और किसी भी तत्व के अंकुरित होने के लिए उसमें जल और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। जल को अवशोषित करते हैं जिससे परागकण का आयतन बढ़ जाता है। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी चीज जल को अवशोषित करेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। किसी भी चीज में शेप और साइज कैसे बढ़ती है, उसके आयतन बढ़ जाएंगे जब वो जल को अवशोषित करेगा। कुछ कैल्शियम आयन भी वर्तिकाग्र के परागकण में पहुंचते हैं। अब ये देखिए, वर्तिकाग्र से कैल्शियम आयन पहुंचता है। ये प्रश्न ही पूछा गया था को कौन सा मिनरल पहुंचता है, तो जल पहुंचता है। तो जल तो मिनरल श्रेणी से अलग है और क्या पहुंचता है, कैल्शियम आयन।
वर्तिकाग्र पर परागकण पर पहुंचते हैं। यह बदलाव पराग नलिका के अंकुरण के कारण होता है। पराग नलिका जनन छिद्रों, पराग नलिका के लिए जो जनन छिद्र होते हैं, जो ये परागकण है, परागकण की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, हमने आपसे बताया था परागकण दो झिल्लियों से निर्मित होता है। एक कोश जो सबसे ऊपर की लेयर होती है एक्सो में एक्साइन कहते हैं, और अंदर की मेम्ब्रेन को एंटाइन कहते हैं। जो ऊपर की अंदर की मेम्ब्रेन होती है उस पर छिद्र पाए जाते हैं और छिद्र बाहर तक आते हैं, जिसकी वजह से यहीं से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। जब हम आपको क्लास पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपसे बताया था कि अगर एक बीजपत्री होगा तो उसमें संभावता ये होता है कि एक ही परागकण जर्मिनेट करता है, यानी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। अगर दो बीजपत्री होते हैं लगभग पॉलन नलिका 3 या 4 बनती हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपने प्रश्नों के तरफ आना है। तो कह रहा पराग नलिका के अंकुरण के कारण होता है। पराग नलिका जनन छिद्रों से बाहर आती हैं। पराग नलिका वास्तव में अंतःचोल की बाह्य वृद्धि का परिचायक होती है। कह रहा पराग नलिका अंतःचोल की बाह्य वृद्धि का परिचायक है। परागकण का प्रयोग शाला में अंकुरण इन विट्रो अंकुरण कहलाता है। कह रहा कि अगर परागकण का हम लोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, तो उसे इन विट्रो कहते हैं। और परागकण अगर जो है लैब में होता है तो इन विट्रो हो जाता है, और जब अपने से होता है तो इन विवो होता है। दोनों में अंतर है। अगर प्राकृतिक है तो इन विवो है, और कृत्रिम तरीके से हो रहा है तो इन विट्रो अंकुरण कहलाता है। आगे बढ़ जाए। साल्विया एक पौधा है, तो कह रहा साल्विया में परागण क्या होता है? परागकण का महिला के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो कह रहा है कि परागण जो है साल्विया में परागण क्रिया कीट के द्वारा प्रभावित होती है। जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी जो है मकरंद को खोजती है जिससे मधु का निर्माण करती है, मकरंद से ही मधु बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब मधुमक्खी परागकण मकरंद की तलाश के लिए निकलती है तो इस पुष्प उस पुष्प पे अलग अलग पुष्पों पे बारी बारी से बैठती है। ऐसा करने से जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी साल्विया के दलपुंज की नली में प्रवेश करती है, तो कह रहा कि जो इसके दलपुंज होते हैं नली जैसा होता है, ऐसे नली जैसा दलपुंज बना होता है, ऊपर फूल खिला होता है। जब इसमें प्रवेश करती है तो नली में प्रवेश करती है तो दोनों आबद्ध परागकोश पालियां मधुमक्खी की पीठ से टकराकर अपना परागकण वह इसके ऊपर बिखेर देती हैं। जब यह मधुमक्खी परिपक्व अंडप वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती है तो मुड़े हुए वर्तिकाग्र की पीठ से रगड़कर खा करके परागकण चिपका लेते हैं, और इस प्रकार से परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी सीधे सीधे कह दें तो साल्विया में किससे परागण होता है? साल्विया में परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। परागण आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आई थी, तो मैंने आपसे बताया था कि परागण की जो क्रिया होती है वह क्रिया दो प्रकार से होती है, अजैविक तत्वों की सहायता से और जैविक जीवों की सहायता से। अजैविक तत्वों में हमने हवा और जल का उदाहरण आपसे बताया था, और जैविक में हमने आपके साथ चर्चा किया था किसके बारे में, तो आप बताएंगे। हमने आपसे चर्चा किया था कीटों के बारे में, जंतुओं के बारे में, तो उसके बारे में मैंने एक एक करके सबके बारे में आपसे बताया था। भ्रूण का विकास भ्रूणकोश के अतिरिक्त भ्रूणकोश के बाहर, कह रहा भ्रूण का विकास भ्रूणकोश के अतिरिक्त भ्रूणकोश के बाहर उपस्थित पादप की दुगुड़ित कोश का अर्थात बीजांड या अध्यावरण सीधे ही भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो इस प्रक्रिया को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। उदाहरण न्यूसिलस से सिट्रस योंग मैंगीफेरा में इंटेगुमेंट से स्थायी, देखिए कह रहा है न्यूसिलस से क्या कह रहा है? अपस्थानिक भ्रूणता करने हैं। न्यूसिलस से सिट्रस में यानी सिट्रस कुल के पौधे में, मैंगीफेरा में, जबकि इंटेगुमेंट से स्पायरेंथस में इस प्रकार का जो घटना है देखने को आपको मिलती है। एंडोथेलियम अतिरिक्त कोशिका की परत है। कह रहा एंडोथेलियम जो है अतिरिक्त कोशिका की एक परत होती है जिसका विकास बीजांड के आवरण की भीतरी एपिडर्मिस से होता है। इससे स्रावित द्रव आवरण की मृत छोटी कोशिकाओं का विघटन कर देती हैं, जिससे भ्रूण के वृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त या स्थान उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण न्यूसिलस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से होता है। कह रहा है इस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण न्यूसिलस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से होता है।
इससे 4 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं तथा चारों क्रियात्मक होकर के भ्रूणकोश बनाते हैं। इन इसमें सिनर्जिड नहीं बनते हैं। कह रहा है इसमें सिनर्जिड नहीं बनते हैं। आगे आ जाते हैं। विधानिया विधानिया सेमनीफेरा। विधानिया सेमनीफेरा एक पौधे का नाम है जिसे हम लोग जनरल भाषा में क्या कहते हैं, अश्वगंधा कहते हैं। सोलेनेसी कुल का पादप है। सोलेनेसी कुल वही कुल है, आलू फैमिली भी इसे कहा जाता है। आलू, टमाटर, बैगन इसमें आते हैं। इसी में मकोई आती, ठीक है। सोलेनेसी कुल का पादप है। इस कुल के पौधे में फल निर्माण के पश्चात भी कैलिक्स इसके ऊपर का आवरण ढका होता है। ऐसे देखिए फल जो है इसके अंदर पाया जाता है। आपने उसको खाया होगा, याद करिए, आपने इसमें खाया है मकोई को। मकोई इसी तरह से होती है। आपका टमाटर भी होता है लेकिन टमाटर के ऊपर ऐसे रहता है। बैगन पे देखिए ऐसे ऐसे 3 रहते हैं। तो ये जो इसका कैलिक्स हिस्सा है, कैलिक्स मतलब बाह्य दल का जो हिस्सा है, इसके ऊपर आवरण के रूप में बचा रहता है। जबकि अन्य फलों में कैलिक्स नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका जो है एक प्रकार की घटना होती है। एलोरान की परत। एलोरान की परत किस में पाई जाती है? एक बीज पत्री पादपों में पाई जाती है। पादपों के बीजों में भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाती हैं। जहां पर जिब्रेलिन एंजाइम सक्रिय रूप से, जिब्रेलिन कौन सा एंजाइम है जो पौधे की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे जिब्रेलिन कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों, आइसो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि एथिलीन फलों के पकने के लिए, और जो लास्ट में है एबीए यानी एब्सिसिक एसिड, वह किसके लिए? पौधों के फलों के ना पकने के लिए, इनकी वृद्धि को रोकने के लिए, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एंजाइम सक्रिय रूप से पाया जाता है। इसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम के श्रावण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मूलाग्र कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र वाले पौधे की एलुरान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो कह रहा है कि 63 हो जाएंगे। कैसे होते हैं देखिए, मैं कह रहा हूं कि मूलाग्र, मूलाग्र मतलब जड़ का हिस्सा है। जड़ में, जड़ क्या है? ये पौधे का जो है कायिक भाग है, और कायिक भाग जो होता है वो दुगुणित होता है। तो दुगुणित गुणसूत्रों का निर्माण कितना है? 42 है। तो अगुणित में कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो त्रिगुणित में कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे n बराबर अगर 21 है तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 63। ऐसा हम 3n क्यों कह रहे हैं? तो हमने कल के वीडियो में आपसे बताया था कि जो 3n है भैया, ये आता है प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, और ये कैसे बनता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो इसके कारण यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 63। आगे बढ़ जाए। आवृत्त बीजी पौधों में अंड का निर्माण, जो अंड कोशिका है उसका निर्माण बीजांड के अंदर इसके एक सिरे पर होता है, जिसे बीजांड द्वार सिरा कहते हैं। इस सिरे पर एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में जाइगोट के अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, परंतु कुछ पौधों में विभाजन अलग प्रकार से होता है। उदाहरण, गेहूं में एक विभाजन सर्वप्रथम तिर्यक होता है। उसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम, परागनलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में सहायक होता है। यह परागनलिका के शीर्ष की वृद्धि करता है। परागनलिका वृद्धि तथा ध्रुवीकरण के लिए एक प्रोटीन, कह रहा वृद्धि तथा ध्रुवीकरण के लिए एक प्रोटीन आवश्यक होता है जो कैल्शियम के प्रति संवेदना रखता है। प्लेम्बैगो में सहायक कोशिकाएं नहीं बनती हैं। परागनलिका सीधे अंड में ही पुमड़ को मुक्त करती है। लघु बीजाणु या परागकण को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है। परागकणों का विकास परागकोश के स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसे आसमिक अंकुरण भी कहते हैं। बीजांड आवृत्त बीजी पौधा का गुरबीजाणुधानी होता है। इसमें गुरबीजाणुओं का निर्माण होता है। कैरिका पपाया, कैरिका पपाया का पौधा है, एक लिंगाश्रयी होता है। पपाया, कैरिका और पपाया का पौधा क्या होता है? एक लिंगाश्रयी होता है। इसमें एक पौधे में केवल एक प्रकार के पुष्प होते हैं, यानी नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पौधा अलग होता है, यानी नर और मादा अलग अलग पौधों पे उगते हैं। अतः इसमें स्वपरागण संभव नहीं होता है, क्योंकि स्वपरागण के लिए दोनों भाग का एक ही पुष्प पर होना, नर और मादा भाग का एक ही पुष्प में होना अनिवार्य होता है। कह रहा, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न फलों को अनिषेक फलनी कहते हैं। ये फल प्रायः बीज रहित होते हैं। यदि बीज होते भी हैं तो इनके अंकुरण की क्षमता नहीं होती।
केला, अंगूर, संतरा आदि इनके उदाहरण हैं। अनिषेक जनन हमने कल भी आपसे बनाया था, आज भी इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश वाला लगभग सबको पता है कि ऐसे बीज, ऐसे पौधे जो बिना निषेचन के फल बनाते हैं उन्हें असत्य फल का ही कह सकते हैं, उन्हें अनिषेक फलनी कहा जाता है और फल को अनिषेक फलनी कहते हैं। और ये मूलतः बीज रहित होते हैं। अगर बीज पाए भी जाते हैं तो बीज अंकुरण की क्षमता नहीं रखते हैं। अंतराजातीय अनिषेचता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र को गीला करके दूर किया जा सकता है। जब कोई विभिन्न जातियों के परागकण एक जैसे दिखाई देते हैं तो परागकण के ऐसे समूह को स्टेनोपाइलस परागकण कहते हैं। कह रहा है अलग अलग जातियों के परागकण एक ही जैसे दिखाई दें तो उसे स्टेनोपाइलस परागकण कहते हैं। इस प्रकार के परागकण लेबिएटी या लेमिएसी कुल में पाए जाते हैं। कह रहा है इस प्रकार के परागकण कहाँ पाए जाते हैं? लेबिएटी या लेमिएसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, यानी इनका खिलना होता ही नहीं, पुष्प खिलते ही नहीं। आपने अक्सर कहावत एक सुनी होगी कि गूलर के फूल, ठीक है, एक होता है ईद का चांद होना, एक होता है गूलर का फूल होना, जो बाद में दिखाई देता है। हिंदी भी आपकी आने है 10 नंबर की। जो देर से दिखाई देता है उसे कहते हैं ईद का चांद, लेकिन जो कभी दिखने की जिसकी संभावना ना हो उसे क्या कहते हैं? गूलर का फूल। तो ये वही स्थिति है, कुछ ऐसे पुष्प में खिलते ही नहीं, गूलर का फूल खिलता ही नहीं। तो झूठ बोलते हैं लोग, कहते हैं जो देखता मर जाता। अरे भाई खिलता ही नहीं, देखेगा कहाँ से और मरेगा कहाँ से? तो कह रहा कुछ ऐसे पुष्प होते हैं द्विलिंगी जो खिलते ही नहीं है। इन पुष्पों को निमेलित पुष्प कहा जाता है। कौन सा पुष्प कहते हैं? निमेलित, क्लेस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है, या इन्हीं को क्लेस्टोगैमी पुष्प कहा जाता है। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा की गई, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे क्लेस्टोगैमी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और इस प्रकार इनमें स्वपरागण आवश्यक हो जाता है। अनेक पौधों में पुष्प के नर पुंकेसर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। कह रहा नर अलग समय में परिपक्व हो रहा, मादा अलग समय में। ऐसी स्थिति में क्या होता है? यह क्रिया भिन्न काल पक्वता कहलाती है। भिन्न काल पक्वता में क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट टाइम में परिपक्व होने वाले ये आपस में निषेचन कैसे करेंगे? इनको निषेचन करने के लिए एक ही समय में प्रिपेयर्ड होना है, एक ही समय में तैयार होना है, लेकिन एक समय में तैयार हो ही नहीं पा रहे हैं। अब ये इसकी वजह से न परागकण वर्तिकाग्र को एक्सेप्ट कर पा रहा है, न परागकण जो है न वर्तिकाग्र पे परागकण पहुंच पा रहे हैं जब वो परिपक्व है। ऐसी स्थिति में परागण की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती और इसके लिए ये स्वपरागण नहीं कर पाते। इन्हें एक ही पुष्प में होते हुए भी यह स्वपरागण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया तैयार ही नहीं है। पता है लड़की तैयार है, लड़का नहीं तैयार है, लड़का तैयार है, लड़की नहीं तैयार है, निषेचन कैसे होगा? ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों की डिफरेंट काल है, एक की मेच्योरिटी बाद में आ रही, एक की मेच्योरिटी पहले आ रही। ये तो तब संभव है जब दोनों एक ही पुष्प में हो और दोनों निषेचन के लिए तैयार हो, तब ये प्रक्रिया संभव हो पाएगी। अतः जब ये प्रक्रिया नहीं हो पाती तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पर परागण संभव हो जाता है। पुष्प में जब पुंकेसर से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाते हैं तो यह स्थिति स्त्री पूर्वता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे शरीफा, चंपा, बरगद इत्यादि में। कह रहा कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कह रहा कि जब पुंकेसर से पहले यानी नर भाग से पहले स्त्री केसर यानी मादा भाग परिपक्व हो जाता है। पुष्प में दोनों भाग हैं, नर भाग भी है, मादा भाग भी है, लेकिन नर भाग से पहले मादा भाग परिपक्व हो गया। इसी स्त्री को क्या कहते हैं? प्रोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्त्री परिपक्वता कहते हैं और शरीफा में होता है, चंपा में होता है, बरगद में होता है। पुष्प में जब पुंकेसर पहले परिपक्व हो और कह रहा पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए और उसके बाद जो है स्त्री केसर परिपक्व, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वता कहते हैं और यह स्वपरागण की संभावना ऐसे पुष्पों में भी संभव नहीं होती, जैसे कि गेंदा है, सूर्यमुखी है, चमेली है इत्यादि। आ गया जी। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। यह स्वपरागण की एक विशेष प्रकार की विधि होती है।
एक ही पुष्प के परागकोशों से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वयुग्मन या ऑटोगैमी कहलाता है। कह रहा एक ही पुष्प में नर और भाग मादा भाग आपस में नर और भाग मादा भाग को पहुंचाते हैं तो उसे ऑटोगैमी के नाम से जाना जाता है। जब कार्पेल तथा स्टामेन के बीच कोई बाधा बन जाती है जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता उसे अनात्म परागणता कहते हैं तथा परागण पर परागण को बढ़ावा मिलता है। ऐसा किसमें होता है? मदार में होता है। आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस का सामान्य नाम जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट मतलब कटहल। आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस ये आपके क्या कहते हैं, बिहार में भी कटहल के पौधे पाए जाते हैं तो जैक फ्रूट कटहल कहते हैं। हेट्रोफिलस का सामान्य नाम जैक फ्रूट है। इसमें ब्रैकेट्स पेरियंथ और बीज खाने योग्य भाग होते हैं। इसका फल पूरे पुष्पक्रम से विकसित होता है। इसे सिरोसित कहते हैं। अरंड जो अरंडी का तेल भी मार्केट में बिकता है, अगर आप पता करेंगे तो मिलेगा। तो अरंडी का तेल जो मेडिकल हॉल पे भी मिल जाएगा और साधारण जो किराना दुकान होगी, अगर अच्छी दुकान होगी तो सब भी रखते हैं। कुछ लोग इसे लगाते हैं, ये शीतल तेल की श्रेणी में आता है लेकिन शीतल तेल नहीं है बल्कि ये बालों की जड़ों को पोषण देता है। लेकिन ये सोच करके आप इसे लगाने का काम मत करिएगा कि पता चला बालों को पोषण दें आधे बाल टूट जाएं, ऐसा मत करिएगा। अरंड के बीज भ्रूणपोष तैल युक्त होता है। यह भ्रूण और बीजावरण के बीच में रहता है। अरंड का बीज एक एंडोस्पर्मिक बीज होता है। इसमें भ्रूणकोष भोजन संचित करता है और अंकुरण के समय तक इसमें विद्यमान रहता है। 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका के सीनोमेगास्पोर शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम असमान लंबाई के होते हैं तो इसे हेट्रोस्टाइली कहते हैं। इससे स्वपरागण बाधित होता है तथा पर परागण को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण प्रेमुला, जैमिन आदि। बेलिसनेरिया व हाइड्रिला जो कि ताजे जल में उगते हैं तथा अनेकों समुद्र जलीय घासों जैसे जोस्टेरा आदि के जल द्वारा परागण होता है। सभी जलीय पादप जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते। अधिकांश जलीय पादप जैसे कि वाटर हाइसेंथ एवं वाटर लिली जल की सतह से उत्पन्न होते हैं किंतु इनका परागण कीटों और वायु के द्वारा होता है। ऑब्ट्यूरेटर बहुकोशिकी रोम सदृश संरचना होती है जो बीजांड के नीचे उपस्थित होती है। इनका विकास फ्यूनिकिल से होता है। सिजिल पिनेसी में दलपुंज 5 पृथक दलपत्रों से निर्मित होता है। ये आरोही कोरछादी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सोलिनेसी कुल में अंडप 2 युक्तांडपी तिरछी स्थित द्विकोष्ठकी या कूटपदी द्वारा अपूर्णतः 4 कोष्ठकी, प्रत्येक कोष्ठक में अनेक अंडप स्तंभी बीजांडन्यास। अंडाशय जायांगधर तथा पुंकेसर दलग्न होते हैं अर्थात वे दलपत्र से जुड़े होते हैं। एक अध्यावरणी बीजांड गैमेपिटेली समूह से अधिकांश सदस्यों में पाए जाते हैं जबकि 2 अध्यावरणी बीजांड पॉलीपेटेली आर्किक्लेमाइडी समूह तथा एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। आवृतबीजी पौधों में निषेचन के बाद भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष कई प्रकार के होते हैं। केंद्र की इसमें प्रारंभिक भ्रूणपोष का केंद्रक बार बार विभाजित होता है परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। अतः बहुत से मुक्त केंद्रक दिखाई देते हैं। उदाहरण है कैप्सिला आदि। कोशिकी इनमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशाभित्ति का निर्माण करते हैं जैसे कि बेलिसनेरिया। हेलाबियल यह केंद्रकी तथा कोशिकी भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता है और भित्ति निर्माण नहीं होता है जैसे कि एरिमुरस, बेलिसनेरिया आदि। अरंड के बीच में माइक्रोपाइलर सिरे पर एक द्विपाली संरचना होती है। यह सफेद रंग की तथा स्पंजी होती है। इसे बीचोल कहते हैं। यह माइक्रोपाइलर सिरे पर अध्यावरण में वृद्धि करती। अरंड का वानस्पतिक नाम सिरनस कम्युनिस है। अरंड का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है। क्या है? रिसिनस कम्युनिस है। यह यूफारबिएसी कुल से संबंधित है। इसका पुष्प एक लिंगी होता है।
100 दानों के उत्पादन हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? मैंने पीछे भी बताया था 100 दानों के लिए 100 अंडकोश का चाहिए, और 100 अंडकोश का बनाने के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, चूंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में एक ही अंडकोश का बनती है। लेकिन 100 पराग कण बनाने के लिए 25 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन में जो है 4 परागकण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 100 कोशिकाएं ये चाहिए और 25 कोशिकाएं परागकण की चाहिए, तो टोटल 125 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। तो टोटल 125 होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी पादप के भ्रूणकोश में 24 गुणसूत्र हैं, तो इनके बाह्य दल में कितने होंगे? 24 हैं भ्रूणकोश में, तो 3n बराबर 24, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 2n चूंकि शरीर दुगुणित होती है तो कितना हो जाएंगे 16। ऐसे प्रश्न आपके टिपिकल टाइप का आते हैं, आसान है, कर सकते हैं आप। द्विअंडपी, युक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्धी अंडाशय में विकसित होने वाले भित्ति बीजांड युक्त फल को सिल्कुआ कहा जाता है। पार्थियम हेट्रोफोरस का प्रचलित नाम गाजर घास है। यह स्ट्रेसी कुल से संबंधित द्विबीजपत्री पौधा होता है। और प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, आज की इस श्रृंखला में ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपके 50 प्रश्न थे, सेकंड पार्ट में 42। एम्ब्रियोलॉजी में इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, इस बात का हम वादा नहीं, आपसे दावा कर सकते हैं। आप पेपर से पहले, पेपर के बाद इन प्रश्नों को मिला के देख लीजिएगा, आपके प्रश्न यहाँ से 100% मिल जाएंगे। अगर आप दोनों श्रृंखला देख के जाते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। 3 प्रश्न आपके एम्ब्रियोलॉजी से आने हैं और तीनों प्रश्न आपके दोनों पार्ट मिला करके, यानी 35 मिनट का लगभग पिछला पार्ट है और 26 मिनट का ये है। 1 घंटे समय दे करके आप 3 क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।